हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन अनवांटेड मैरिज का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि सभी लोग पार्टी के अंदर आ चुके थे। जैसे ही ली ने वांग जी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, इससे पहले ही वी यिंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर नीचे पार्टी हॉल के अंदर आ जाता है। ली ने जब ये देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गई और उसने वी यिंग को काफ़ी सारी उल्टी सीधी चीज़ें भी कही, जिसे सुनने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ली को सबके सामने एक स्लैप लगा देता है और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें बोलने की और उसे ब्लैकमेल करने की भी। तुम बहुत ही घटिया हो। ली और वांग जी सब शौक थे कि विंग ये सब चीज़ें बोल क्या रहा है। मीडिया वाले जितने भी लोग आए हुए थे वो सब भी विंग से क्वेश्चन करने लगते हैं और वो बोलने लगते हैं कि सर, क्या आप हमें अच्छे से बताएंगे कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। इसके बाद विंग उन सब की ओर देखता है और वो बोला कि मैं आप सबको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें अच्छे से देखिए। विंग इसके बाद जियांग चैंग की ओर इशारा करता है। जियांग चैंग ने अपने हाथ में एक टैप पकड़ा हुआ था और वो जियांग चैंग टैप विंग को दे देता है। जैसे ही टैप विंग ने ओपन किया तो वो उसके अंदर सभी मीडिया पर्सन जितने भी वहाँ थे वो उन्हें सभी चीज़ें दिखाने लगता है और वो बोला, देखिए इस लड़की ने किस तरह से फेक रिपोर्ट बनाई और उसने किस तरह से वांग जी को ब्लैकमेल किया और वो अब वांग जी से शादी करना चाहती है। मीडिया के लोगों ने कहा कि सर, तो फिर आप लोगों ने ये अनाउंसमेंट क्यों की कि वांग जी उनसे शादी करने वाला है। वी यिंग ने कहा कि वो सब हमें करना पड़ा क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करते तो ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा फैल जाती और न जाने ये लड़की और क्या क्या हरकतें करती। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही घटिया है जो हरकतें इसने की है। मैं उसे सबके सामने लाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि इसके बाद किसी और को इस तरह से ब्लैकमेल करे, क्योंकि हो सकता है आज इसने मेरे हस्बैंड के साथ ये किया है तो हो सकता है ये फ्यूचर के अंदर किसी और के साथ भी ये सब चीज़ें करे। इसीलिए मैंने ये सब किया और मैंने ये सब चीज़ें करने के लिए लैंसी चैन से कहा था। आप चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक है। इस लड़की की जितने भी हरकतें हैं मैंने सब आपके सामने रख दी हैं और मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा है, वो किसी और से शादी नहीं करेगा। वांग जी सिर्फ शौक में था और ये सब चीज़ें देख रहा था। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहाँ से चला गया। वी यिंग ने वांग जी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वांग जी नहीं रुका। वो चुपचाप अपनी बाइक को लेता है और वहाँ से चला गया। वी यिंग भी वांग जी के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन मीडिया वालों ने उसे नहीं जाने दिया। वो वांग जी और ली को लेकर और उसको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं और वी यिंग ने ली को भी अरेस्ट करवा दिया था वांग जी को ब्लैकमेल करने के लिए, और ली को पुलिस अरेस्ट करके वहाँ से ले भी गई थी। इसके बाद वी यिंग, लैंसी चैन और जियांग चैंग सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे और वो बोले कि ये काम तो हो गया, लेकिन लैंसी चैन ने कहा कि वी यिंग, वांग जी अभी तक घर नहीं लौटा। वी यिंग ने जब ये सुना तो वो बोला, क्या, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लैंसी चैन ने कहा कि वी यिंग, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था इस वक्त वांग जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा होगा। वो इतने बड़े धोखे से बाहर नहीं निकला होगा। मुझे लगता है हमें कुछ देर उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। विंग ने कहा कि नहीं, मैं उसे इस तरह से नहीं छोड़ सकता, मुझे अभी उसके पास जाना होगा। वो बोला कि आप जानते हैं कि वांग जी कहाँ है। लैंसेजन ने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि वो कहाँ गया होगा। इसके बाद वे यिंग लैंसेजन से उस जगह का पता पूछता है और वो जल्दी से अपनी कार लेता है और वो मैंशन से बाहर आ जाता है। लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद वी यिंग एक विला के अंदर पहुंचता है। ये शहर से बाहर था। वी यिंग अपने कार को पार्क करता है और वो घर को देखने लगता है। ये एक काफ़ी पुराना घर था। वी यिंग देखता है कि इसे काफ़ी पुराने तरीके से बनाया गया था। वी यिंग जल्दी से घर के अंदर आ जाता है। वी यिंग उस घर को अंदर से देखने लगता है। ये घर अंदर से भी उतना ही ब्यूटीफुल था जितना ये बाहर से लग रहा था। वी यिंग पूरे घर को अच्छे से चेक करता है, लेकिन उसे वांग जी कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद वी यिंग घर से बाहर आ जाता है और वो घर के पीछे की ओर चला जाता है। जैसे ही वी यिंग ने पीछे की ओर गया तो वो देखता है कि यहाँ एक ब्यूटीफुल सा गार्डन था जहाँ पर काफ़ी सारे रैबिट्स घूम रहे थे। वी यिंग ने देखा कि वांग जी एक चेयर पर बैठा हुआ है और वो आसमान की ओर देख रहा है। वी यिंग चुपचाप वांग जी के पास गया और वो पीछे से उसे हग करते हुए बोला कि वांग जी,
तुम क्या कर रहे हो यहाँ? इसके बाद वांग जी देखता है कि ये वी यिंग है। वी यिंग वांग जी के सामने आकर नीचे बैठ जाता है और वो वांग जी की ओर देखने लगता है। इस वक्त मून की लाइट वांग जी पर पड़ रही थी। वांग जी एकदम इस लाइट के अंदर मून प्रिंस लग रहा था। वी यिंग वांग जी के फेस की ओर देखने लगता है जो कि बहुत प्रीटी लग रहा था। वी यिंग ने देखा कि वांग जी की आंखों में आंसू थे और वो एक एक करके नीचे गिर रहे थे। वी यिंग तो बस वांग जी की ओर ही देख रहा था। उसने जल्दी से वांग जी की आंखों से गिर रहे आंसुओं को वाइप किया और वो बोला कि वांग जी क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो? वांग जी वी यिंग की ओर देखते हुए बोला, वी यिंग तुम्हें पता है जब मैं छोटा था तभी मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए थे। मुझे मॉम और डैड का प्यार कभी मिला ही नहीं। बहुत कम उम्र के अंदर वो मुझे छोड़ के चले गए थे। मुझे मेरे ब्रदर ने संभाला और अंकल ने संभाला, लेकिन वो भी अपने बिजनेस की वजह से मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। मुझे अक्सर अकेले ही रहना पड़ता था। मैं अपनी स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना चाहता था, लेकिन मैं जब अच्छे मार्क्स लेकर आता था तब भी मेरी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता था। अंकल बस मेरी उस मार्क्स को देखकर खुश हो जाते थे और मुझे बहुत अच्छा किया ये बोलकर अपने बिजनेस में लग जाते थे। वो कभी भी मेरे पास नहीं बैठे। उन्होंने कभी भी मुझे इन सब चीज़ों के लिए अच्छे से आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा। वो बस मेरी चीज़ों को देखकर खुश होते थे, पर मुझे ये नहीं चाहिए था। ब्रदर भी मुझसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाते थे। वो बस अपने बिजनेस को ही ज़्यादा टाइम देते थे। मैं जानता था कि ये भी ज़रूरी है, पर वो मेरे साथ नहीं रह पाते थे। इसके बाद मैंने सब चीज़ें करना बंद कर दिया। फिर मेरी लाइफ के अंदर ले आई। उसने मुझे नई चीज़ें सिखाई, मुझे जीने का नया तरीका सिखाया। मैं पूरी तरह से बदल गया। भले ही उसने कुछ भी क्यों न किया हो, पर मैंने तो उससे पूरे मन से प्यार किया था। जब तुम मेरी लाइफ में आए तब तुमने मुझे बदल दिया, मुझे असली प्यार का मतलब समझाया। बीइंग मैं बहुत ही अलग सा फील करने लगता था। भले ही मैं ली से भले ही प्यार नहीं करता था, पर वो मेरी लाइफ का एक पार्ट थी। मुझे नहीं पता बीइंग कि मैं ली से प्यार करता था या नहीं, पर वो मेरे साथ रहती थी और मुझे यही चाहिए था बस, चाहे वो पैसे के लिए ही क्यों ना हो। वी यिंग ये सब बातें सुनकर वांग जी को हक कर लेता है और वो बोला कि वांग जी तुम्हें हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वे यिंग वांग जी को ये बोलकर और भी टाइटली हक कर लेता है। कुछ टाइम तक इसी तरह से एक दूसरे को हक करने के बाद वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और वो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है। वांग जी की ओर देखते हुए वो नीचे बैठ जाता है और वो बोला कि मिस्टर रैन वांग जी, क्या आप मेरे हस्बैंड बनना पसंद करेंगे? विल यू मैरी मी? वांग जी यिंग की ओर देखता है और अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वांग जी अपने हाथ को आगे कर देता है और वे यिंग भी वांग जी के हाथ के अंदर यानी उसके फिंगर में उस रिंग को पहना देता है। वी यिंग वांग जी को नीचे से खड़ा करता है और वो उसके फेस की ओर देखते हुए बोला कि हाँ, आई एम मैरी यू। ये बोलकर वो जल्दी से विंग के लिप्स पर उसे किस करने लगता है। वी यिंग और वांग जी बहुत ही डीपली और इंटीमेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांग जी वी यिंग एक दूसरे को बहुत पैशन और अग्रेशन के साथ किस कर रहे थे। इसके बाद वांग जी ने वी यिंग को अपनी लैब में कैरी किया और वो उसे लेकर घर के अंदर आ जाता है। वांग जी वी यिंग को लेकर रूम के अंदर की ओर जाने लगता है। विंग ने कहा कि वांग जी ये किसका घर है? वांग जी स्माइल करते हुए बोला कि वी यिंग ये हमारा पुराना घर है, जहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी छोटा था तब रहता था। मुझे ये घर बहुत पसंद है। जब भी मैं ज़्यादा सैड होता हूँ या मुझे अकेला रहना होता है, मैं यहाँ आ जाता हूँ। और वो वी यिंग को लेकर अपने रूम के अंदर आ जाता है। वांग जी जल्दी से वी यिंग को वहीं बेड पर पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है। वी यिंग ने कहा कि वांग जी क्या तुम वांग जी ने कहा कि अभी तुमने कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और अभी हमने एक दूसरे को रिंग पहना दी है, तो हमने फिर से एक दूसरे के साथ वेडिंग की है, तो अब वेडिंग नाइट भी बनती है। ये बोलकर वो वी यिंग के लिप्स पर एक बाइट कर लेता है। इसके बाद वांग जी और वी यिंग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही रफली इंटीमेट होते हैं। वी यिंग बहुत बुरी तरह से थक जाता है क्योंकि वांग जी उसे
सोने ही नहीं दे रहा था और वो बार बार विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। दी यिंग बहुत थक चुका था। इसके बाद विंग ने कहा कि वांग जी अब बस करो, टाइम तो देखो। वांग जी ने कहा कि क्या, अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं, अभी तो पूरा दिन भी बाकी है। ये बोलकर वांग जी फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने शुरू हो जाता है। वी यिंग बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था और उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। वे यिंग और वांग जी पूरे 2 दिन तक उसी विला के अंदर रहते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने घर वापस लौट आते हैं। सभी लोग वी यिंग और वांग जी को इस तरह से एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सभी से मिलने के बाद वांग जी और वी यिंग अपने रूम के अंदर आते हैं। जैसे ही वी यिंग अपने रूम के अंदर आता है, वांग जी ने वी यिंग को हग किया और वो बोला कि वी यिंग, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ के अंदर आने के लिए और मुझे इतना ब्यूटीफुल सा गिफ्ट देने के लिए। वी यिंग वांग जी की ओर देखते हुए बोला कि वांग जी थैंक यू। वांग जी और वी यिंग दोनों ही एक दूसरे को इसी तरह से देख रहे थे। इसके बाद वांग जी ने विंग के लिप्स पर फिर से किस करना शुरू किया। विंग ने कहा कि वांग जी अब नहीं। वी यिंग ये सब चीज़ें वांग जी को बोल रहा था, पर वांग जी का वी यिंग की बातों पर कोई ध्यान नहीं था और वो फिर से वी यिंग को लेकर अपने बेड पर चला जाता है और फिर से वी यिंग के हर एक क्लॉथ को निकाल कर नीचे फेंक देता है और वो विंग के साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसते लड़ते हुए अपनी लाइफ को स्पेंड करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था अनवांटेड मैरिज का आज का लास्ट पार्ट। मैंने सोचा था कि मैं इस स्टोरी को और भी लॉन्ग करूँगी, पर कुछ लोगों के कमेंट देखकर मुझे लगा कि अब मुझे स्टोरी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही थी। अब लोग बोर हो रहे थे कि मैं डेली अपडेट नहीं करती हूँ, उन्हें मेरे चैनल में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। देखिए, इस चीज़ का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो आप सुन लीजिए, अगर आप लोगों को अच्छी न लगे तो आप न सुनिए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप किसी की भी स्टोरीज़ को सुन सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी ही स्टोरीज़ को सुने या न सुने, वो आपकी मर्ज़ी है। हम किसी को भी कुछ भी देखने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं और ना ही मैंने कभी आपको वीडियो में ये कहा कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को ज़रूर ही देखें। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसकी वीडियो देखते हो और किसकी वीडियो नहीं देखते हो। कोई बात नहीं, अगर आप अभी स्टोरी से बोर हो गए थे तो मैंने इसे एंड कर दिया और काफ़ी शॉर्ट में इसे मैंने एक्सप्लेन करके एंड कर दिया है। तो कोई बात नहीं, अब मैं एक न्यू हिस्टोरिकल फैन फिक्शन यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ। जल्द ही मैं उसका फर्स्ट पार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि मेरी ये न्यू स्टोरी आपको पसंद आई। मैं पहली बार एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ। मुझे ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पता है, पर मैं ट्राई करूँगी कि जितने मैंने मॉडर्न फैन फिक्शन को अच्छे से बनाया है, उतना ही मैं अच्छे से हिस्टोरिकल को भी बना पाऊँ। तो फ्रेंड्स, बाय बाय। मुझे ज़रूर बताना कि आपको हिस्टोरिकल फैन फिक्शन किस तरह का चाहिए, और भी चीज़ें मैं उसमें चेंज कर सकती हूँ। मैंने उसे कंप्लीट तो लिख लिया है, पर मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं और जान लूँ कि आप लोग किस तरह का हिस्टोरिकल फैन फिक्शन चाहते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक फ़ोटो शेयर करने वाली हूँ, आप लोग देख लेना। अगर आपको कुछ और भी चीज़ उसमें चाहिए तो मैं ऐड कर दूँगी। वैसे मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्द फर्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।